तो 24 की लड़ाई आरक्षण पर आई। आरक्षण देश की सियासत का वो मुद्दा जो गाहे बगाहे सियासत के फलक पर आता है और उस मुद्दे के आधार पर देश की सियासत सुलगती है। अब उसी मुद्दे के आधार पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने सियासी तीर छोड़ा है मोदी सरकार पर। और आरक्षण को लेकर जो सियासी दाव राहुल गांधी ने चला है वो कितना कारगर होगा, यह एक यक्ष प्रश्न है। यह सवाल क्यों? देश की सियासत में दो बड़ी खबरें आई। पहली खबर यह कि राहुल गांधी का 50% आरक्षण की सीमा को उखाड़ फेंकने का दावा किया गया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि 50% आरक्षण की सीमा उखाड़ फेंकेंगे, उनकी सरकार बनी। दूसरी खबर, लोकसभा में पेपर लीक बिल पास हो गया है, यानी 10 साल की सजा, 1 करोड़ जुर्माना। और देश के लिहाज से यह एक बहुत बड़ी खबर है, उन युवाओं के लिहाज से जो युवा नौकरी तलाशते हैं, एक अदद नौकरी के लिए। और अंत में होता क्या है? पेपर लीक। और पेपर लीक करने वाले नकल माफिया करोड़ों के वारे न्यारे कर लेते हैं और युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाता है। और इसलिए ये दोनों ही खबरें आपस में जुड़ती हैं। एक तरफ आरक्षण और दूसरी तरफ पेपर लीक। और तीसरा पहलू ये, आरक्षण के जरिए नौकरी देने का जिक्र होता है, पेपर लीक के जरिए, पेपर लीक बिल पास करने के जरिए युवाओं को हक दिलाने का जिक्र होता है। मगर सवाल ये कि नौकरी कहां? यह कोशिश, यह पहल अच्छी है कि जो युवाओं के साथ, युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करे उसे सजा मिलनी ही चाहिए। मगर पेपर लीक बिल को लेकर पहले बात कर लेते हैं कि उसमें है क्या। लोकसभा में उसे पेश किया गया और उसका मकसद बिल्कुल साफ है कि पेपर लीक पर लगाम लगे और जो दोषी होगा 10 साल की उसके लिए सजा का प्रावधान तो है ही, इसके साथ साथ कार्रवाई भी सख्ती से की जाएगी। अब आते हैं राहुल गांधी के आरक्षण वाले फॉर्मूले पर। इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो आरक्षण की लिमिट 50% नहीं रहेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दलित आदिवासियों के आरक्षण की कटौती नहीं की जाएगी, पिछड़ों को हक दिया जाएगा, देश में जाति आधारित जनगणना होगी। लेकिन सवाल यह कि जब उनकी सरकार थी तब क्या था, और जब सत्ता उनके हाथ में थी तब क्यों नहीं किया? आज यही एक सवाल है और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बात। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पेपर लीक वाला जो मसला है वो वाकई में गंभीर है। वो क्यों, और आंकड़ों के जरिए वो भी हम आपको समझाएंगे। लेकिन पहले कुछ राजनीतिक बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, इसको खत्म कर देंगे। और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। 50% आरक्षण की जो लिमिट है उसे उखाड़ कर फेंक दो, उसे हटा दो, उसे मिटा दो, और हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण की 50% की लिमिट को हटा के ओबीसी को उनकी संख्या के आधार पे आरक्षण देंगे। ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द कांग्रेस के नेता पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हैं, जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक सभा के संबोधन में इस प्रकार से बोला है। मतलब साफ है, आने वाले चुनाव का एजेंडा सामाजिक न्याय का है। 5000 साल से, सदियों से
जो ओबीसी समाज अपने हक के लिए लड़ रहा था, जिसकी हक को लगातार मारने के लिए साजिशें की जा रही थी, लगातार जिनको दबाया जा रहा था, जिनको वंचित रखा गया था, जिनके अधिकार नहीं मिल रहे थे, उनके अधिकार को दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने एक मंच से घोषणा कर दी है। वो एक मात्र चुनावी मंच नहीं था, वो देश में परिवर्तन की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का एक मंच था। और एक हमारे नेता राहुल गांधी जी जिनकी ये स्पष्ट तरीके से जिन्होंने वादा किए हैं कि उन्होंने कास्ट सेंसर कराएंगे और 50% की जो रिजर्वेशन की जो मुद्दा इसको हटाएंगे। तो मोदी जी और ये सरकार ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जब कास्ट सेंसस की हम बात करते हैं तो मोदी जी खुद कहते हैं कि हमारा कोई कास्ट ही नहीं है। ये 4 कास्ट उन्होंने बनाया, लेकिन बाकी कोई कास्ट नहीं है। तो ये कास्ट सेंसस कराना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी नेता राहुल गांधी जी और खासकर कांग्रेस पार्टी की जो मांग, ये मांग को वो स्वीकार करे और कास्ट सेंसस करा के 50% जो रिजर्वेशन की जो लिमिट, इसको भी हटाने की कोशिश करे। तो 24 की लड़ाई आरक्षण पर आई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान होंगे शामिल और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार सियासत क्या, जाति आधारित जनगणना, फिर उसके बाद आरक्षण का मुद्दा, और सपा कह रही है पीडीए। तो देश की सियासत किस ओर घूम रही है? कर्पूरी ठाकुर, भारत रत्न, एक तरफ मंडल, दूसरी तरफ कमंडल, यह सियासत का घटना चक्र है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ मेहमान आपकी स्क्रीन पर होंगे और उन्हीं से करेंगे इसी मुद्दे पर आज चर्चा। 50% का जो कैप लगाया है, आर्टिफिशियल कैप लगाया है, रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, हम उसको खत्म कर देंगे। और आदिवासी जो है और दलित जो है, उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। 50% आरक्षण की जो लिमिट है, उसे उखाड़कर फेंक दो, उसे हटा दो, उसे मिटा दो, और हमारी सरकार बनेगी तो हम आरक्षण की 50% की लिमिट को हटा के ओबीसी को उनकी संख्या के आधार पे आरक्षण देंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिनकी ये स्पष्ट तरीके से जिन्होंने वादा किए हैं कि उन्होंने कास्ट सेंसर कराएंगे और 50% की जो रिजर्वेशन की जो मुद्दा, इसको हटाएंगे। तो मोदी जी और ये सरकार ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जब कास्ट सेंसस की हम बात करते हैं तो मोदी जी खुद कहते हैं कि हमारा कोई कास्ट ही नहीं है। ये 4 कास्ट उन्होंने बनाया, लेकिन बाकी कोई कास्ट नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर, कहाँ, उसके हिसाब किताब करते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। तो 24 की लड़ाई आरक्षण पर आई और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। 3 मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ प्रदीप भटनागर जी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। भूदेव शर्मा जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। और हमारे साथ संदीप चौधरी जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। और साथ ही साथ कुछ ही देर में आपको समाजवादी पार्टी का चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा दिखाई देगा, जो स्क्रीन पर होंगे। लेकिन भूदेव शर्मा, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। 50% आरक्षण, तो 24 की लड़ाई आरक्षण पर आई, अब एक नया दांव जातिगत जनगणना के बाद। नहीं तिलक जी, देखिए, चुनाव तो होते रहते हैं, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। हाँ, जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पे हम चुनाव लड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा मुद्दों पर ही बात करते हैं। हाँ,
रही बात आरक्षण की, तो तिलक जी मैंने पहले भी आपकी डिबेट में कहा था, मुझे अभी भी याद है कि समय के अनुसार परिवर्तन होता है, चाहे वो आर्थिक आधार पर हो, जातिगत आधार पर हो। अगर देश को आजादी को 70 साल से अधिक बीत चुके हैं, उसके बाद भी अगर जो आरक्षण दिया जाता था, उस आधार पर जिनको दिया जाता था, उसमें भी सभी को न्याय नहीं मिला। हाँ। अगर आज पुनरीक्षण कर लिया जाए तो उसमें भी तो जो न्याय दिलाने की प्रक्रिया थी, जब नेहरू जी के बाद से लेकर मनमोहन सरकार तक, तब वो न्याय दिलाने में आप लोग अछूते क्यों रह गए? क्या उस वक्त देश की जरूरत नहीं थी जातिगत जनगणना? तिलक जी, आरक्षण देश की जरूरत नहीं थी? हर चीज का एक समय होता है, समय के अनुसार देखा जाता है कब किस चीज की जरूरत है। पहले जो आरक्षण था वो उस समय के अनुसार था, उस समय क्या इसकी जरूरत थी, जब जिस चीज की जरूरत होती है तभी हम लेने जाते हैं ना। आज अगर हमें लिखने के लिए पेन की जरूरत है तो आज हम पेन लेने जाएंगे। अच्छा, तो मंडल का विरोध करने वाले आज ये कह रहे हैं कि आरक्षण को 50% से ज्यादा करेंगे। नहीं भूदेव जी, मैंने कहा मंडल का विरोध करने वाले आज कह रहे 50% से ज्यादा आरक्षण देंगे। नहीं तिलक जी, या तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ या आप समझ नहीं पा रहे। नहीं, आप समझाइए, मैं समझ जाऊंगा। नहीं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। हाँ। मेरे पिताजी से मैं कहूँ कि आपने सारे पेन जब 1 रुपए का मिलता था तब क्यों नहीं लेके रख दिए थे? आज 20 रुपए का मिल रहा है, मैं तो उसी से लिखता रहता। हाँ। अरे भाई, जिस समय जिसकी जरूरत होती है उसी समय उसको लागू किया जाएगा। अच्छा। जब देश में जब संविधान बना, जितने आरक्षण की जरूरत थी उस हिसाब से दिया गया। अगर सारी चीजें सारी जितने भी सुधार करने थे वो सभी अगर देश की आजादी के समय करके जाते तो क्या देश कुछ आपने मोदी जी के लिए छोड़ दिया। 370 आपने कहा मोदी जी कर देंगे, आपने कहा कि 3 तलाक मोदी जी कर देंगे, राम मंदिर आपने कहा मोदी जी कर देंगे। सब कुछ तो छोड़, कुछ मतलब थोड़ा बहुत छोड़ दिया आपने ही कहा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये 9 लाख पद जो है केंद्र सरकार में खाली है, मैं गलत तो नहीं हूं ना? बिल्कुल भूदेव जी, आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, लेकिन नौकरी सर्जन का भी कोई फॉर्मूला है आप लोगों के पास, या सिर्फ कि नहीं हम तो आएंगे आरक्षण दे देंगे? पद तो अभी भी खाली है मेरे भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात? लगी, अब मैं अगर इसका जवाब दूं और अगर आप इसको पूरा सुने तो मैं शायद जवाब दूं, वरना मेरा जवाब पूरा नहीं हो पाता। उससे पहले अगर आप बोलने लगते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है। हाँ, नहीं अपनी बात रखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मत करिएगा, बस गुजारिश। नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा। हाँ। आपने कहा कि आपके पास क्या फॉर्मूला है। हाँ, फॉर्मूला ये बताइए कि 2014 से पहले केंद्र की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में हुआ करती थी, तब कितनी नौकरियां एसएससी में निकलती थी, कितनी बैंक में निकलती थी? उस समय मैं भी तैयारी करता था, एसएससी के यूपीएससी का पेपर देता था, बैंक के भी देता था। तो उस समय जो वैकेंसी थी उनका और आज की कंपेयर कर लो। उस समय 10,000 से अधिक वैकेंसी एसएससी में पर ईयर निकलती थी, 10,000 से अधिक बैंक में निकलती थी, जो आज 1200-1300 रह गई है। एसएससी में 600-700, यूपीएससी में जो 1300-1400 निकलती थी वो आज 500 से 600 रह गई है। तो ये रेशियो और ये अपनी अपनी सरकार की समझ है कि उस समय ये वैकेंसियां निकलती थी। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हमेशा ही जो सरकारी नौकरियां उनको कम कर दिया गया है, चाहे वो बैंक की नौकरी हो, चाहे एसएससी हो या अदर हो। अब आप देख रहे हैं सवाल जो सेना में भर्ती होती थी उसकी जगह किस तरह से देश के युवाओं के साथ भाई सवाल कर सकता हूं? अग्निवीर लेके आ गए, अग्निपथ योजना। हाँ, सवाल कर लूं, गुस्सा तो नहीं हो गए? नहीं, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, एक वैकेंसी को भरने में 4 साल लग गई। हाँ, मैं उसी पर ही आ रहा हूं, फिर प्रदीप जी के पास जाऊंगा, उसी पर आ रहा हूं। सवाल कर लूं, इजाजत है आपकी? जी बिल्कुल। हाँ, आप मेरा सवाल का जवाब दे दीजिएगा और आराम से दीजिएगा, तसल्ली के साथ, क्योंकि मैं बहस नहीं करता, चर्चा करता हूं। जातिगत जनगणना, जवाब दे रहे हैं आपका? हाँ, जातिगत जनगणना आधार है ना आरक्षण का, कि नहीं? बिल्कुल है। सबने सुन लिया? संदीप जी सुना ना आपने? ये कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना आधार है आरक्षण का। अब एक मिनट भूदेव भाई, सवाल तो पूरा ले लो। आपकी बात मेरे को लगा कि मैंने सही सुना ना, तभी मैंने करेक्ट करवा लिया प्रदीप जी से और संदीप जी से। हिमाचल हो, तेलंगाना हो, वहां से जातिगत जनगणना की शुरुआत करवा लेते ना, दिक्कत क्या थी? नहीं, जातिगत जनगणना की शुरुआत करवा रहे हैं ना, बिहार में भी सरकार की बात करवाई। नहीं, हिमाचल में आपकी सरकार, तेलंगाना में आपकी सरकार, झारखंड में आपकी सरकार, तो जातिगत जनगणना के लिए किसने रोका आपको? क्योंकि वो सर्वे ही तो है, सर्वे ही है ना आप लोगों के मुताबिक, तो करवा लेते, क्यों नहीं करवा? जातिगत जनगणना करवाएंगे और उसके आधार पर देंगे। जो जितना काम राज्य सरकारें कर सकती है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। वाह, मतलब आप उनको ज्ञान दोगे लेकिन खुद अमल नहीं करोगे। ऐसा वादा बताइए जो पूरा नहीं कर रहे। तेलंगाना आप उनको जो है
हिमाचल में हम पूरा कर रहे हैं। मतलब अमल उस पर नहीं करोगे, उनको सुझाव दोगे। ओके प्रदीप जी, ठीक है, ठीक है, 50% आरक्षण वाली बात आपने कही, लेकिन जातिगत जनगणना और जातिगत आधार पर आरक्षण का जिक्र जब करते हैं तो फिर इतिहास के पन्नों में मंडल वाली कहानी भी आ जाती है। छोड़ दीजिए अभी उस बात को, आपने कहा कि जो बीत गया वो बीत गया। हाँ प्रदीप जी, कैसे हैं आप? प्रभुदय। ये आरक्षण की बात कर रहे हैं। जी जी, सुना मैंने। सुना ना आपने? आपके तो दोनों हाथों में, एक में मंडल दूसरे में कमंडल। नहीं, बोलिए जय श्री राम। नहीं नहीं, जय श्री राम तो है ही, मगर ये मंडल कमंडल तो जिन्हें खेलना है वो खेलेगा। आप तो केवल देश और भारत के बारे में सोचते हैं, उसी विषय में आगे बढ़ने के काम है, और सरकार भी उसी विषयों को लेकर बैठी है। अच्छा, तो आप माननीय तो ये कह रहे 50% आरक्षण की सीमा उखाड़ फेंकेंगे हम। आप इसका समर्थन करते हैं या विरोध? 50% आरक्षण की सीमा उखाड़ फेंकेंगे। देखिए चावला साहब, उखाड़ के तो तब फेंकेंगे जब भी कुछ करें। क्या देश की आजादी से पहले आरक्षण था? और अगर आरक्षण अगर आपको लाना था तो आपके प्रधानमंत्री जो प्रथम बने अब तक क्यों नहीं ला पाए? क्या पहले जाट नहीं थे, यादव नहीं थे, और ओबीसी में जितने भी आते हैं थे पहले नहीं थे, मगर मंशा नहीं थी करनी। आज ही 50% आरक्षण लाना चाहता। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, भी अपने राज्यों को लेकर जवाब नहीं दे पाए। हम आरक्षण की बात नहीं करते, हम तो भारत की बात करते हैं, भारत की जनता की बात करते हैं। हमारे लिए तो देखिए, हमारी पार्टी में भी हमारे लिए सब एक समान है, क्योंकि इन्हें वोट चाहिए, इनका वोट खिसक गया, खत्म हो गया, क्योंकि जिस तरीके से वोट बैंक बनाने के इन्होंने दिखाया और समझाया और जातिगत बनाया, तो इस चीजों को इन्हें दिखा कि ज्यादा हमारा नहीं चल पा रहा है। 50% आरक्षण किसको देंगे आप? नहीं, मेरा सवाल यह है कि वो 50% आरक्षण वाली जो सीमा खत्म होनी चाहिए, आप उसके पक्ष में या विरोध में? सर मैं तो आरक्षण के पक्ष में ही नहीं हूँ। आरक्षण के पक्ष में ही नहीं है? बिल्कुल। तो आरक्षण नहीं होना चाहिए। जब हम यूसीसी की बात कर रहे हैं तो आरक्षण की क्यों बात करेंगे? आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। मैं वही तो कह रहा हूं। नहीं, बतौर बीजेपी नेता आप ये बात कह रहे हैं ना? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए भाई। सबको एक समान, जब हम यूसीसी की बात कर रहे हैं, यूसीसी लाना चाहते तो हम एक समान नागरिकता क्यों ना बात करें? हाँ, 100% सुविधा मुझे क्यों मिले, और जो पिछड़ों का आरक्षण क्यों ना मिले? फिर वो कैसे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास फिर कैसे, जब आरक्षण का आप विरोध कर रहे हैं? तो देखिए, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग इसीलिए है कि सबको समानता मिले, सबको जीने का। आपने देखा राजस्थान में एक पिछड़ी जाति को सर पे चप्पल रख के निकलवाया जाता है, वो क्यों ना दूर करी जाए? नहीं, देखा तो हमने वो भी कि आप ही का कोई एक नेता था जो एक दलित के ऊपर पेशाब कर रहा था। ऐसे लोगों को क्यों ना जेल भेजा जाए? एक समानता क्यों ना मिले? बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैं झूठ नहीं। चावला जी, आपके साथ मेरा अनुभव बहुत पुराना है, और मैं तो बिल्कुल मामले में आपके साथ खड़ा हूँ। पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है इसमें, जब देश की बात आए तो। नहीं, देश की बात मेरे साथ खड़े हो मतलब मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूँ। देखिए, आरक्षण का विरोध, पिछड़ों को अगर आगे आने का मौका मिले तो मैं क्यों विरोध करूं? वही तो कह रहा हूं मैं भी, सबको कहता हूँ, सबको है। अब देखिए ना, ये हर डिबेट में कहते हैं, देखिए ये 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, मगर उनकी आर्थिक स्थिति को नहीं जानते। हाँ। ये कह रहे जी, ये उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। हाँ। महंगाई पे किस राज्य की सरकारों ने काम करते हैं? अभी आप नौकरी की बात कर रहे थे, नौकरियां। अभी झारखंड के अंदर जो सरकार अभी अपने मत को ढूंढ रही है, हाँ। उस सरकार में 3.25 लाख नौकरी खाली पड़ी, जहाँ कांग्रेस समर्थन दे रखा है। हाँ। क्या 5 साल केंद्र में मालूम है आपको कितनी नौकरी खाली है? मैं बिल्कुल आपकी बात से बता दीजिए। मैं आ रहा हूँ बिल्कुल। अभी आपने नहीं, आप कह रहे हो एक राज्य का जिक्र करके कह रहे हो इतनी नौकरी खाली है, तो केंद्र में कितनी खाली है? एक राज्य नहीं, मैं तो काफी राज्य के बारे में बता सकता हूँ। मैं तो अपने राज्य के बारे में बोल सकता हूँ। नहीं, तो आप केंद्र के बारे में भी बताइए ना कि 9 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं सरकारी, उनको कौन भरेगा? बिल्कुल आप नेहरू जी भरेंगे? नहीं, नेहरू जी से भरवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप अगर कहोगे तो उनसे करवा देंगे, जितना इंटरव्यू कहोगे, मगर उस चीज का समाधान नहीं है। नौकरियां आपने देखा किस तरीके से निकाली गई, 10 लाख नौकरियां, और अभी 2-2.5 1.5 लाख बच्चों को भी नौकरी किया खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, और वैकेंसी को भरना शुरू है। क्या वंदे भारत बिना उसके चल रही है, बिना वैकेंसी के चल रही है? चलाने के लिए नहीं चाहिए? एक रेलवे की वैकेंसी पूरी नहीं कर। आप अपने राज्यों के बारे में डाटा नहीं बता पाएंगे, मैं तो आप तो केंद्र के बारे में पूछ रहे हूँ। कांग्रेस के पास केवल पूछने के लिए होता है, आप एक रेलवे की वैकेंसी कांग्रेस के पास केवल पूछने के लिए होता है, बताने के लिए नहीं होता। मैं कह रहा हूँ ना उदय जी,
कहते रहो भूदेव जी, केवल कांग्रेस के पास पूछने के लिए होता है, बताने के लिए नहीं होता है। प्रदीप जी, मैं वही तो सवाल अगर करें तो सवाल का जवाब में सीधा सीधा दे भी। 2 करोड़ भूदेव जी अगर सवाल पूछे ना तो जवाब पर आप भी जवाब देने की क्षमता रखें। उंगली अगर एक मेरी तरफ है, 4 आपकी तरफ भी है, और आपको समझना पड़ेगा। छीन लिया। क्या मनमोहन सिंह सरकार में सो रहे थे क्या आप? राहुल जी सो रहे थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में? आप तो मालिक थे कांग्रेस के, तब आपको याद नहीं है किसान की, पिछड़ों की, दलित की, गरीब की? नहीं, एक मिनट भूदेव भाई, अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे कि पूरी बात आने दिया करो, बीच में मत टोका करो, पूरी बात बोल लूं ना बोल लूं, इतनी अभी प्रदीप जी को तो बात रखने दीजिए। भुवन जी भी जुड़ गए हमारे साथ। लेकिन संदीप जी, सुना आपने, प्रदीप जी कह रहे हैं हम तो चाहते ही नहीं आरक्षण, 50% आरक्षण वाला दाव राहुल गांधी खेल रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी कि जब सत्ता में थे तब ये फॉर्मूले क्यों नहीं याद आते आपको? और आज वो कह रहे हैं कि भैया हमने नहीं किया, उस समय जरूरत थी कि आरक्षण का विरोध हो गया, आज जरूरत है कि हम जातिगत जनगणना का नारा लगाएंगे। ये खेल क्या चल रहा है संदीप जी? देखिए तिलक जी, जो आरक्षण की बात है, मुझे लगता है आपके भी याद होगा मंडल कमीशन, पूरा देश जला था, कितने बच्चों ने आत्मदाह किया था, वो घटनाएं हम भूल नहीं सकते। मैं भी 9th 10th का स्टूडेंट था उस वक्त। तो आज फिर से इस तरीके से आरक्षण की बात करके कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात छेड़ दी है। और जो मेरे बीजेपी के साथी अभी कह रहे थे प्रदीप जी, के वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है, इसका मतलब उन्होंने अंबेडकर साहब के जो आरक्षण की नीति थी, जो पॉलिसी थी, उस पर भी उंगली उठा दी। और जो मौजूदा सरकार जो पिछड़ों को या वंचितों को जो आरक्षण दे करके उनके पदों की भर्तियां कर रही है, वो अपनी सरकार के ऊपर भी इन्होंने उंगली उठा दी। देखिए, आरक्षण की जरूरत थी देश को, जैसे आपने कहा समानता के अधिकार की बात है, लोगों का दर्जा ऊपर उठाने की बात है। लेकिन तिलक जी, एक चीज और है जो राहुल गांधी ने कह दी कि हम उस कैप को हटा देंगे। आपने कहीं ना कहीं देश में आग लगाने की तैयारी कर ली है। आप मुझे ये बताइए, अगर आप उस कैप को हटा देंगे, आरक्षण देना उन लोगों को तो जरूरी है जिनको उसकी जरूरत है, वो आरक्षण के उस क्षेत्र में, लेकिन जो पंजाबी गरीब वर्ग है आप कैप हटा देंगे, जो नौकरी की तैयारी कर रहा है वो कैसे जाएगा? जो जैन है उसको नौकरी कैसे देंगे? जो ठाकुर है उसको नौकरी कैसे देंगे? या ऐसे बहुत से समाज के लोग हैं जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, अगर आप इस कैप को बढ़ाकर ऊपर ले जाते हैं, उनके घर उनके चूल्हे कैसे चलेंगे? आपको इस पर क्या पॉलिसी है, क्या तैयारी है? क्या केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए आपको पता है एक समाज का या एक वर्ग का भूदेव शर्मा से, तो वो तभी नाराज हो गए थे। मैंने यही पूछा था कि फॉर्मूला है क्या? आप कह रहे हो हवा में तीर की हम कर देंगे। और तिलक जी, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ, मेरे जो साथी बैठे हैं ब्राह्मण समाज से आते हैं, अगर ये अपने समाज के बीच में भी जाकर के 50 लोगों के बीच में ये कहेंगे इनके सर पे जूते पड़ेंगे, तो हमें कोई बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहनी चाहिए। कहने की बात ये थी कि 70 साल देश की आजादी को हो गए हैं तिलक जी। हाँ। क्या आज तक इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया, देश इतना डेवलप क्यों नहीं हुआ? आज भी आरक्षण देने की बात क्यों हो रही है? जवाब दीजिए, फिर भुवन भास्कर जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये कह रहे हैं कि देश डेवलप नहीं हुआ। मुझे लगता है कि इनको जान लेना चाहिए कि देश की स्थिति क्या थी जब देश आजाद हुआ था और आज क्या स्थिति है। संदीप चौधरी, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, मुझे भी लगता है कि इनका भी विचार वही है कि 2014 में देश आजाद हो जाता है कि आज भी आप आरक्षण की बात कर रहे हैं। अगर आज भी आप आरक्षण की बात करते हैं, अगर आज भी आप आरक्षण की बात करते हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। आपको ऐसी स्थिति बनानी चाहिए थी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए था कि आज रोजगार बेरोजगारी की बात ही ना होती, लोगों के पास प्राइवेट सेक्टर में जॉब होती, लोग कृषि के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंड हो गए होते। लेकिन किसी भी क्षेत्र में ऐसा भी काम नहीं हुआ कि क्रांति आई हो। आज भी हिंदुस्तान वही खड़ा है, हर महीने राशन लेने के लिए राशन कार्ड वालों की कमी नहीं हुई है। तो आप बता दीजिए किसी गाँव में कहीं कोई इतना डेवलपमेंट हुआ हो? दरअसल संदीप जी जो जिक्र कर रहे हैं वो वीपी सिंह वाली खींची हुई लकीर जो थी, जिसे मिटाने की कोशिश कभी आप लोगों ने की होगी, भूदेव जी वो उसको याद दिला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, वो चीजें दोबारा से ना आ जाए कि सड़कों पे बसें जलने लगे, बच्चे आत्मदाह करने लगे। वो कह रहे हैं भड़का रहे हैं आप, जो संदीप जी कह रहे हैं। अब ये सुने तो मैं पूरी बात बोलने का जवाब दूं। पहले तो इन्होंने कहा कि देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ। मुझे लगता है कि अगर ये इतिहास अगर अच्छे से पढ़ते तो इनको पता होता कि 1947 में देश की क्या स्थिति थी, कितना जाकर के डेवलपमेंट किया। 75 साल बाद 75वीं मनाई है हमने, और आज भी आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा आइडिया लगा सकते हैं आप अपने देश को कहां पहुंचा दिया है।
आप मुझे ये बता दीजिए बस, आप 50% की कैप हटा देंगे, आप मुझे ये बताइए ब्राह्मणों को कैसे रोजगार देंगे? ब्राह्मणों में भी बहुत गरीब लोग हैं, राजपूतों में भी बहुत गरीब लोग हैं, पंजाबियों में भी बहुत गरीब लोग हैं, जैनियों में भी बहुत गरीब लोग हैं, जाटों में भी बहुत गरीब लोग हैं। आप उनकी व्यवस्था बता दीजिए मुझे। केवल आप वोट बैंक की राजनीति के लिए आज आरक्षण की बात कर रहे हैं, देश को चलाने की बात कर रहे हैं। जल्दी से भूदेव जी, फिर भास्कर जी जुड़े प्लीज। तिलक जी मैं क्या जवाब दूंगा? अगर मैं एक शब्द नहीं बोल पाता उससे पहले ही अगर बीच में बोलते हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। एक सवाल का जवाब देंगे तभी तो किसी दूसरे सवाल का जवाब दे सकते हैं। नहीं, वो पूछ रहे हैं आधार बताइए। नहीं, मैं आधार बता ही रहा था, तब तक तो बीच में फिर से बोलते हैं। हाँ बताइए बताइए प्लीज। संदीप जी, हर चीज की जरूरत समय के अनुसार होती है। आपने सही कहा कि ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हर जाति को उसके आधार उसके प्रतिशत के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। उसमें भी जो उन पे आर्थिक आधार पर गरीब है, पहले जो आरक्षण मिलता था, चाहे वो एससी की बात करें चाहे एसटी की बात करें, कुछ लोगों को उसमें बहुत अच्छा फायदा मिला, लेकिन उन्होंने कभी अपने समाज को बढ़ने के लिए कोई काम नहीं किया। और जो लोग पिछड़ गए वो पिछड़ते ही चले गए। तो इसीलिए हर जगह आज जिस तरह से सभी लोगों को अगर समाज की एक प्रक्रिया में लेकर के आना है तो कम से कम इतना होना चाहिए, ये देश में ये सरकार को ये पता होना चाहिए कि किस जाति के अंदर कितने लोग हैं जो आज भी पिछड़े हुए हैं, चाहे वो एससी के अंदर हो, चाहे वो एसटी के अंदर हो, चाहे ओबीसी के अंदर हो, चाहे वो जनरल के अंदर हो। तो उसके आधार पर अगर उनको अगर बढ़ाने का मौका मिलता है तो इसमें बुराई क्या है? इसमें बुराई क्या है? चाहे वो जनरल के अंदर हो। संदीप जी आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट भास्कर जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? एक मिनट सर, आपके विद्वान सहयोगी है, कुछ सुन लीजिए, आपके काम आए। एक मिनट भास्कर जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी तिलक जी, आवाज आ रही है आपकी। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर राहुल गांधी कह रहे हैं ये हम 50% आरक्षण वाला जो मसला है, सत्ता में आएंगे तो वो लिमिट जो है उसको उखाड़ फेंकेंगे। वो कह रहे हैं ये राहुल गांधी की गारंटी है। वो आजकल चल रहा ना गारंटी वाला मसला। चलिए, मैं आपकी गारंटी वाले विषय पर तो और लोगों की भी गारंटी देश में देखी है। हाँ। मैं जिस विषय पे आप लोगों ने आज चर्चा चलाई है उस संदर्भ में केवल इतना कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ है। हमारे नेता ने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ने का काम करा है और निश्चित तौर पे जो हमारी लड़ाई है वो पीडीए की लड़ाई है। और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो अगड़ा पिछड़ा है प्लस जो आदि आबादी है, इसकी लड़ाई को समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़ती है। हम लोग केवल सामाजिक न्याय की लड़ाई और जाति जनगणना की मांग को लेकर आगे बढ़ चुके हैं। माननीय अखिलेश यादव जी का यह आंदोलन पूरे देश का आंदोलन बन चुका है। ठीक, जोशी जी, सामाजिक न्याय की लड़ाई तो अभी लीड जो है राहुल गांधी कर रहे हैं ना। जातिगत जनगणना हर मंच पर वो कह रहे हैं, जैसे जातिगत जनगणना हर मंच पर कह रहे हैं। और अब उन्होंने कहा हर मंच पर अब ये आरक्षण वाला मसला आ गया, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई तो लीड अब राहुल गांधी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव। तिलक जी, आप बहुत गंभीर पत्रकार हैं। यहाँ पर हमारे अन्य पैनलिस्ट साथी बैठे हैं, कोई किसी विचारधारा से नहीं है। हाँ। सबको पता है कि सामाजिक न्याय और जाति जनगणना अगर शब्द को आधारभूत संघर्ष करने का काम सड़क से सदन तक करा तो केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने करा। आज ठीक, अच्छी बात है, राहुल गांधी उठा रहे, बहुत अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं भाजपा भी इसको उठाए, सब पार्टियां इसको उठाए, यही तो हम चाहते। आज माननीय अखिलेश यादव जी ने जो सामाजिक न्याय की लड़ाई, जाति जनगणना को देश का आंदोलन बना दिया, यही तो हम चाहते थे। हमें राहुल गांधी के कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर हम चाहते थे कि देश का आंदोलन बने। मतलब आप ये कह रहे हो कि इस पूरे मुद्दे का क्रेडिट असल में अखिलेश यादव जी को जाना चाहिए? देखिए, आप तो तिलक जी, खैर आप आज की इस मूड में मैं नहीं जानता, लेकिन ये पूरा देश जानता है कि माननीय अखिलेश यादव जी का ये विजन है। हाँ शर्मा जी, सुन लिया आपने भूदेव भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? वो कह रहे हैं कि विजन अखिलेश यादव का था और अब राहुल गांधी जो है, लेकिन क्रेडिट अखिलेश यादव को जाना चाहिए। कोई दिक्कत तो नहीं भूदेव भाई? तिलक जी देखिए, ये जो क्रेडिट है वो कोई बात नहीं है, क्रेडिट किसी का भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जो सरकार है उससे सवाल पूछे जाने चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। नहीं, आरक्षण के मसले पर सरकार से सवाल पूछ तो रहा हूँ मैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ मैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहा हूँ। आप जातिगत जनगणना की बात करो तो ये सवाल पूछूंगा ना कि जब आप सत्ता में थे यूपीए शासनकाल में, वो जातिगत जनगणना कहाँ गई, वो तो पूछूंगा ना। तिलक जी, अगर आप एक सवाल को बार बार पूछोगे और मैं बार बार उसका अगर सही जवाब दूंगा तो कैसे चलेगा?
मैंने इसका जवाब पहले भी दिया। नहीं, आपने जातिगत जनगणना के आधार पर सियासत का जिक्र तो किया, लेकिन ये नहीं बताया कि यूपीए शासन काल में आपने जातिगत जनगणना के आंकड़े क्यों छुपाए फिर? तिलक जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। आप सुनिए ना, आप इसका जवाब तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी दिया। समय के अनुसार हर चीज की जरूरत होती है, उसी के जवाब दिया। आपने ये समझाया कि ने पेन मंगाया, पेन खत्म हो गया, पेन ला के रख लेते, कोई जवाब थोड़ा ना था ये। जब बच्चा पढ़ता है उसे पता होता है कि मेरा पेन खत्म होने वाला, तो पहले पिताजी से पेन मंगवा के रखता है वो। आपके जो है ना तथ्य तो ठीक नहीं है ना, कि आपने पेन पे दे दिया, परिवार में दे, समय आने पर, मतलब आटा जब खत्म हो जाता है, जब रोटी बननी होती है तो वो आटा तब लेके आओगे खरीद के। क्या कह रहे हैं आप? कोई स्पष्ट तो कोई चीजें तो हो, जवाब आप दे नहीं पा रहे चावला जी का। मैं 3 बार जवाब आप दीजिए ना, जवाब जवाब दीजिए, आप दीजिए ना, क्या बीच में बोल रहे हो आप? अरे जवाब तो समझने वाला भी चाहिए ना, आपके पास में थोड़ा दिमाग भी होना चाहिए समझने के लिए। इंटरव्यू आपके पास थोड़ा दिमाग का भी यूज कीजिए। अगर आपको कोई एग्जाम्पल दिया है तो दिमाग का यूज कीजिए। मैं आपको समझाने के लिए जाएगा, मैं अरे पटनागर जी, मैं आपको समझाने पार्टियों में आपके पास अगर दिमाग नहीं है तो राष्ट्रीय महामंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, अगर आपके पास साधारण मंत्री बनाया गया जिसमें मुझे देख के बनाया गया, तो पार्टी का क्या जनाधार है? अरे मैं आपको समझाने नहीं, अभी आपसे पूछा भाई आपने राज्य में क्या करा, अभी आपने बताया आपने, और समझिए। अच्छा मुझे बताइए, बिहार के अंदर अभी आपने जो है अभी जनगणना कराई थी आपने बिहार में, अभी आप सुन समझिए, तो बिहार में 89% तो हिंदू हैं और बाकी अलग है, तो बताइए हिंदुओं को मिलना चाहिए आरक्षण या अलग उनको मिलना चाहिए, अलग से उनको मिलना चाहिए, बताइए। अरे पटनागर जी, मैं बोल रहा हूँ ना, आप दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। हिंदू है न, मैं आपकी सुन पा रहा हूँ, 19% मुस्लिम समुदाय, तो बताइए पहला अधिकार किसका है? 89% वालों का है या बाकी का है? बताइए पहला अधिकार किसका है? नहीं, अब यहाँ पर 80-20 क्यों कर रहे हो? नहीं, ये ऐसे नहीं, ये यहाँ बैठ के 80-20 नहीं 80-20 वाला मत करिए प्लीज। यहाँ ये आप कह रहे हो 79 का होगा या फिर 11 का होगा, ये मतलब क्या प्रदीप जी? बांट के ना देखा जाए, लेकिन मैंने अभी कहा ना, जनगणना हमारा नहीं मामला है, हमारी जात बिरादरी क्या है, हम ब्राह्मण है या जाता है, हम पहले हिंदू है ना। सर आप जात ब्राह्मण जातियों की बात, एक मिनट, विरोध में बिल्कुल मैं विरोध दर्ज कराता हूँ। हम पहले जो भी है हम हिंदू है, जात बिरादरी हमारी निजी वो है। अगर राजनीति में कोई अगर हिंदू धर्म के बारे में या सबको लपेटेगा, ये गलत है। राजनीति कीजिए, बिल्कुल कीजिए, अच्छी बात है, मगर हिंदुओं को लड़ाइए मत आपस में। नहीं मतलब कहना क्या चाह रहे हो प्रदीप जी आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, जिसको जरूरत है उसको सब अधिकार मिलना चाहिए, जिसे असल जरूरत है। अगर 1.5 करोड़ लोगों को हम उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री बिजली दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, तो इसलिए दे रहे हैं कि कोई विषय मसला आरक्षण, जिस पर आपने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, ये आरक्षण पे ही बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ मैं तो चावल की, मगर बांटिए मत। राहुल गांधी जो एक गलत काम कौन बांट रहा है बांटने का देश को? सर 80-20 तो आप कर रहे थे यहाँ बैठ के। अभी तो मेरा सवाल पूछा मैंने ना, अधिकार किसका है पहले बताइए। ठीक है, एक मिनट। अच्छा प्रदीप जी, मुझे पता चला आप जो अश्वनी शाही जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी, आपने अपनी बात को रखा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। भास्कर जी, अश्वनी शाही जी जुड़े, कार्यक्रम का हिस्सा बने, लेकिन उससे पहले एक बात, आपने कहा कि पीडीए का जिक्र तो लगातार अखिलेश यादव कर रहे थे, राइट? मुझे लगता है कि अब असली इम्तिहान अखिलेश यादव जी का भी है पीडीए वाले मसले पर। आप पूछेंगे कैसे? संदीप जी, पीडीए का जिक्र अखिलेश यादव कर रहे हैं जी, असली इम्तिहान कैसे है? क्योंकि राज्यसभा का चुनाव होना है जी, ठीक, और 3 चेहरे आपको भेजने हैं राज्यसभा में। 7 लगभग तय है कि बीजेपी आराम से अपने विधायकों के आधार पर भेज देगी। वहां भी अभी खेल है, 18 बजते हैं, और अंतरात्मा की आवाज अगर बीजेपी ने लगा दी तो वहां भी खेल हो सकता है। अब पता नहीं बीजेपी लगाएगी नहीं लगाएगी, वो बीजेपी के ऊपर है, वो शाही जी जाने कि अंतरात्मा की आवाज लगेगी नहीं लगेगी। लेकिन आपके पास फिर भी मौका है पीडीए का फॉर्मूला लागू करने का। जी। अगर आप कह रहे हो कि क्रेडिट मुझे चाहिए, अगर अखिलेश जी ने सामाजिक न्याय का जिक्र किया है तो मुझे क्रेडिट चाहिए, तो क्रेडिट आपको तब मिल सकता है जब आप पीडीए का फॉर्मूला लागू कर दीजिए। वहां पिछड़ा, दलित और आदिवासी नहीं, भास्कर जी कैसी नहीं? अब वहां पर यह मत बोलिएगा कि अगड़े वाले मसले में है जया बच्चन जी का भी नंबर आ जाएगा।
फिर वहां पर फॉर्मूला फिर गड़बड़ा जाएगा। अपने हिसाब से फॉर्मूला सेट मत करिएगा, लेकिन मौका है आपके पास। नहीं जोशी जी, कैसी रही? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी 80 लोकसभा का भी चुनाव आ रहा है। हाँ, में भी हम लोग पीडीए की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, और निश्चित तौर पे राज्यसभा जो भी आएगा, हमारा जब आंदोलन है, जब हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम लोग किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं सड़क से लेकर उत्तर प्रदेश में लड़ाई, हाँ, पिछड़ों की, दलित की और आदिवासी की। तभी मैं कह रहा हूं ना, 3 राज्यसभा आप भेज सकते हो, आपके पास पिछड़ा, दलित और आदिवासी फॉर्मूला लागू करने का मौका है। मैं ये कह रहा था आपको। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, अभी देश ने देखा कि हमारे 16 लोगों की सीटें आई लोकसभा में जी। आपको सीधे दिखाई दिया होगा, अगर आपने अध्ययन करा होगा। हाँ। तो पीछे की भूमिका दिखाई दी होगी। हाँ। निश्चित तौर पर हमारे नेता केवल ऐसे नेता है अखिलेश यादव जी, जो हमेशा हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों को साथ लेते हैं। पीडीए की जो लड़ाई है, हाँ। वो हमारी तो यानी इस बार अगड़ा चेहरे को मौका नहीं मिलेगा। हो सकता है जया बच्चन जी का मसला हो जाए, आप सही कह रहे हैं। और बाकी वो लिस्ट की जहां तक बात रही, वो भुवन जी जिस दिन बोलेंगे, भूदेव भाई बोलेंगे कि वो पीडीए हटा के, ऊपर से टॉप से हटा के इंडिया वाला मसला जिस दिन लिख दोगे, उस लिस्ट पर मोहर लग जाएगी, उस दिन मैं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल सही। बाकी वो सलमान खुर्शीद जाने फर्रुखाबाद में, और वो क्या नाम है आपके वो अमरोहा वाले, वो जाने नहीं, दानिश अली साहब, क्यों भूदेव भाई, जिनके साथ हाथ में हाथ मिला के फोटो खिंचवा रहे थे और कहा ये आरएलडी के खाते में डाल दो, फर्रुखाबाद हमने उतार दिया, बात खत्म। अब बाकी आपस में आप लोग निपटिए। शाहिद जी जुड़ गए हैं। शाहिद जी जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया भाई, सब ठीक है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं 50% आरक्षण की जो लिमिट है उसको उखाड़ फेंकेंगे, हमें सत्ता दे दो। आपका क्या स्टैंड? राहुल गांधी जी तो बहुत कुछ कहते हैं। राहुल गांधी जी तो ये भी कह रहे हैं कि जहां जाते हैं ये कहते हैं अपने हर प्रदेशों में चुनाव में कि हम जो है जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन वहीं पर उनके जो है सिद्धारमैया जी उसको घोषित नहीं करते हैं, और उन्हीं के डिप्टी सीएम जो है डीके शिव कुमार साहब वोट चले जाते हैं उसी के खिलाफ। तो राहुल गांधी जी अप्रासंगिक हो गए हैं, उनकी बातों को वो मत लीजिए। वो सिर्फ इस चीज पर ध्यान दें कि किस अशुभ मुहूर्त में उन्होंने यात्रा शुरू की, कि देवड़ा साहब चले गए शुरुआत में, उसके बाद ममता जी ने टाटा बाय बाय कह दिया, जेडीयू ने बिहार में घुसते ही कह दिया, और उत्तर प्रदेश में घुस रहे हैं। तो हमको तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ खेला होने वाला है, कुछ ना कुछ कराएंगे। मतलब तो नहीं, अब राहुल जी अब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो ये दिखाई दे रहा ना, जिस दिन शुरू किए देवड़ा साहब चले गए, ममता बनर्जी जी ने टाटा बाय बाय कह दिया, हाँ। जेडीयू ने उनको जो है आईना दिखा दिया, उधर भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब और दिल्ली का तो आपको ये संदेह है कि अखिलेश यादव उस यात्रा में शामिल नहीं होंगे? अब पता नहीं, अब देखिए उत्तर प्रदेश में भी कुछ जो है, हमको तो लग रहा है कि उत्तर प्रदेश मैं भास्कर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भास्कर जी वो दावा कर रहे हैं, शाहिद जी कह रहे हैं कि अखिलेश जी नहीं होंगे, ऐसा है क्या यात्रा में शामिल? मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। हाँ। माननीय अखिलेश यादव जी को आज पत्र बकायदा मिल गया है, और माननीय अखिलेश यादव जी ने धन्यवाद करके और यात्रा की शुभकामना भी दे दी है। अमेठी या रायबरेली में जहाँ उचित होगा, माननीय अखिलेश यादव जी इस यात्रा में उत्तर प्रदेश में शामिल भी होंगे। मैं इसलिए कि साई भाई इस बात को पूछ लेते थे, मैंने बीच में जवाब देना उचित समझा। नहीं तो मतलब शामिल होंगे ना पक्का? तो बोल रहा हूँ, मैं पार्टी का ऑथराइज प्रवक्ता बोल रहा हूँ, ऑफिशियल प्रवक्ता बोल रहा हूँ। तो सुना शाहिद जी वो कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली कहीं भी शामिल हो सकते हैं। नहीं, अच्छी बात है। देखिए हम तो कह रहे हैं कि वो शामिल है, मैंने ये तो नहीं कहा कि वो शामिल होंगे नहीं होंगे, लेकिन मुझे जहां तक अंदेशा है, जो अभी तक चीजें चल रही हैं उसमें यूपी में घुसते ही, और शायद हमारी बातों को इसको ध्यान में रखिएगा चावला साहब, कम से कम अगली बैठक में जब हम लोग बैठेंगे अगली बहस में, तो इसको मैं जरूर याद दिलाऊंगा कि देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में ये हो गया, क्योंकि वो दिखाई दे रहा है, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, वैसे उनकी अनैतिक अन्याय यात्रा दिखाई दे रही है। हाँ, अच्छा एक बात, जो चलिए आरक्षण वाले मसले पर स्टैंड क्या है आपका? क्या वो 50% वाली जो मसला है उसके पक्ष में या विरोध में है? हम तो देखिए, हमने 50% की बात की, हमने तो उसकी बात की, हम तो ईडब्ल्यूएस की भी बात की है हमने। किसने आरक्षण दिया? जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको आरक्षण देने का काम तो हम लोगों ने भी किया है। अब वो 50% दे या 90% दे, उससे हमसे वो नहीं है। हमने जिसको आवश्यकता थी, ये जातिगत राजनीति कर रहे हैं, हमने सभी जाति धर्म को एक साथ साथ कर हम लोग चले कि हम कम से कम जिसकी बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नहीं, संदीप जी से अभी वही जिक्र हो रहा था। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूं कि आप आरक्षण 50% दीजिए या 100% दीजिए, मसला वो नहीं है। मसला ये है कि आरक्षण लागू करने के लिए तो नौकरी देनी पड़ेगी। नहीं संदीप भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना?
और आरक्षण लागू करने का मतलब यह कि नौकरी और रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है कि नहीं अश्वनी शाही जी? नहीं, एकदम है। समस्या तो बनाने के लिए बहुत समस्या बनाई जाती है, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं उसको भी देख लीजिए। हाँ, पहले की बेरोजगारी और आज का 3.2% का आंकड़ा आ रहा है। हाँ, ये देख लीजिए। हाँ, 11 ईपीएफओ के अकाउंट 11 करोड़ थे 2014 तक, और आज जो है 27 करोड़ से ऊपर है, 27.5 करोड़। मैं तो ये रोजगार मिला होगा तभी तो ये आंकड़े आए होंगे। नहीं, आप कह रहे हो बेरोजगारी है कि नहीं? नहीं, बेरोजगारी देखिए, बेरोजगारी कब नहीं थी? 60 के दशक में हाय हाय रे महंगाई और बेरोजगारी का गाना बनता था। और अच्छा, 2014 से लेकर, आपने कहा आंकड़ों का जिक्र करिएगा, 2014 से लेकर 2022 कुल मिलाकर 22 करोड़ 5 लाख युवाओं ने आवेदन किया। इसमें से नौकरी मिली 7,22,000 को, यानी कि अगर मैं फीसदी देखूं तो वो 0.33% आंकड़ा बैठता है। और एक नौकरी के लिए इस हिसाब से 305 दावेदार, प्रति वर्ष औसतन 90,000 की नौकरी भी केंद्र में नहीं लगी। तिलक जी, आप लोग जो है देखिए, एक अच्छे और मूर्धन्य पत्रकार हैं आप, मैं मानता हूं इस चीज को, और सभी विषयों पर जानकारी आप रखते हैं, मगर नौकरी को इस देश में 140 करोड़ के देश में सिर्फ आप सरकारी नौकरी से क्यों जोड़ते हैं? जरा बताइए ना, 2004 से 10 के बीच में कितनी नौकरी दी गई? ठीक, आप बताइए। ठीक, उस समय की बेरोजगारी दर क्या थी? और जो 9 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े केंद्र में, वो क्यों आप जो है, जो मैंने अभी आपने एकदम से इसको किनारे कर दिया कि 11 करोड़ ईपीएफओ के खाते थे और 27.5 करोड़ हो गए, ये 16.5 करोड़ जो है बगैर रोजगार बगैर नौकरी के ईपीएफओ में खाते खुल गए। तो आप बता लीजिए। और आप सिर्फ सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो वो अलग बात है। नहीं, 4 में से 3 स्टार्टअप तो बंद ही हो जाते हैं ना, स्टार्टअप की अगर बात करें तो पूरे देश में 4.5 करोड़ सरकारी नौकरी है, कितनी बात करेंगे आप? और जो 9 लाख पद खाली पड़े हैं केंद्र में, वो भरे जा रहे हैं। हमारे सांसद, हमारे प्रधानमंत्री भरे गए सर? देखिए, हर चौराहे पर दिया जा रहा है ना। वो नहीं, आप सर कह रहे हो पकड़ के नौकरी दे रहे हैं, मैं वही तो पूछ रहा हूं, कितनी नौकरी दे दी आपने? चौराहे पर उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। पकड़ के नहीं कहा मैंने, चौराहे पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। पिछली सरकारें भी सोचे कि हमने क्या किया था। आज जो है, जो एक आंकड़ा मैंने दिया, कम से कम देश में 3.2% संदीप जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। अश्वनी शाही जी कह रहे हैं कि आप बेरोजगारी को हम खत्म कर चुके हैं और पैमाना सरकारी नौकरी पैमाना नहीं है। ये बात तो सही कह रहे हैं कि भैया सरकारी नौकरी तो पैमाना नहीं है ना नौकरी का, और आरक्षण तो सीधा नौकरी से जुड़ता है मसला। मैंने इसलिए नौकरी का जिक्र किया है, मैं साफ कर दूं। संदीप जी देखिए, तिलक जी, अश्वनी जी मंजे हुए अपने पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी बात को अच्छे से रखना जानते हैं। हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। लेकिन तिलक जी, एक चीज है कि सरकारी नौकरियों के भरोसे देश नहीं चल सकता या युवा बैठा नहीं रह सकता। हमें सोचना पड़ेगा। आज आप ये देखिए, बच्चे बीटेक कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड में जा रहे हैं, कुछ ये बन रहा है, और जो हमारी सैलरी है सरकारी नौकरियों में, उससे कहीं ज्यादा वो प्राइवेट सेक्टर में कमा रहे हैं। तो हमें सभी को इंक्लूड करना पड़ेगा अगर आप हिंदुस्तान को बढ़ता देखना चाहते हैं। अदरवाइज लिमिटेड सोर्सेज हैं, लिमिटेड जॉब्स हैं, अगर हम उन्हीं की बात करेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। सब लोग सर्विस सेक्टर में नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, ये चीज है कि जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जिस तरीके से अलग अलग इंडस्ट्री आई है, मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी आगे बढ़कर ऐसी चीजें करनी चाहिए जिस तरीके से पहले चीजें होती थी। आप BHL की बात कर लीजिए या दूसरी चीजें हैं, इस तरीके के प्रोजेक्ट अब नहीं लग रहे हैं जहां पर सरकारी नौकरियां जनरेट हो सके। सरकारी नौकरियां लगातार कम हुई हैं, और ऐसे में जो आरक्षण वाली बात की जाती है वो अपने आप में धोखा साबित होती है, क्योंकि आरक्षण का मतलब लोग ये समझते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, और ऐसे में सरकारी नौकरी उनको भी नहीं मिल सकती। मेरा यही सवाल था, जो बिल्कुल वैलिड बात आपने कही। भूदेव, जल्दी से भूदेव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। भूदेव जी, फिर आप भास्कर जी आपके पास आ रहा हूँ। तिलक जी, बिल्कुल संदीप जी ने कहा कि बिल्कुल प्राइवेट नौकरियां भी मिलनी चाहिए, लेकिन आपने एक सवाल पूछा कि जो वैकेंसियां खाली हैं क्या सरकार उनको भरने का काम कर रही है। लेकिन मेरा एक सवाल ये है कि जब कोरोना आया था तो उस समय कौन सा प्राइवेट नौकरी वाला अपने घर से जाकर के लोगों की मदद कर रहा था? उस समय वही सरकारी कर्मचारी, चाहे वो विद्युत विभाग का हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, या जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी जान पर खेल करके और लोगों की जान बचाने का काम किया था। किसी प्राइवेट नौकरी वाले ने कोई काम नहीं किया था, इतना आप याद रखिए। तो ये जहां समाजवादी लोकतांत्रिक देश होता है, वहां सरकारी नौकरियों की भी जरूरत होती है।
उसको आप एकदम से खत्म करके पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते हैं कि आप सीधा सारी चीजों को शाही जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं। शाही जी जी भूदेव जी हम सरकारी नौकरी खत्म करने की बात ही नहीं कर रहे हैं। सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं आप बैंक में आप नौकरियां खत्म कर दी है पूरे देश में, तो आप इस चीज को मानकर चलिए कि आपने कैसे कह दिया। देखिए आपने बहुत बड़ा चिन्ह लगा दिया सबके ऊपर, इस देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं के ऊपर, देश की बड़ी कंपनियों के ऊपर, जिसने सबको बहुत कंपनियां हैं जो सड़क पे आकर खाना खिलाई हैं, जो सड़क पे रहकर सबका सेवा की है, जिन्होंने अपने बसों में भरकर लोगों को पहुंचाया है। इस देश की कंपनियों के ऊपर क्या करेंगे भाई? 140 करोड़ का देश है आपका, 4.5 करोड़ सरकारी नौकरी है। आज के पहले 56 साल सुनिए 56 साल आपने शासन किया भूदेव भाई, कितनी नौकरी दे दी आपने, क्या कर दिया? आज की स्थिति है, मैंने आंकड़ों की बात की, आप बता दीजिए, बता दीजिए उस 56 साल का एक साल बताइए जिसमें 3.2% आपकी बेरोजगारी दर रही हो, या महिलाओं के लिए 2.9% बेरोजगारी दर रही हो। एक साल बता दीजिए, हम कह देंगे कि बहुत बेहतर आप थे। आज हर तरफ से, अभी देखिए संदीप जी ने कहा कि हमको सबको लेकर चलना पड़ेगा, हम बहुत बड़े उसमें है, विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या हमारी है, हमको इसमें सब तरह से बांटना पड़ेगा, हमको सरकारी नौकरी में भी रखना पड़ेगा, प्राइवेट में भी रखना पड़ेगा। एक महत्वपूर्ण पहलू छूट रहा है भास्कर जी। एक तिलक जी मुझे अपनी जब बात पूरी करने दीजिए, मैं बात अपनी पूरी नहीं कर पाता हूं, उससे पहले या तो बीजेपी के प्रवक्ता बोलेंगे या आप सवाल कर लेते हो, तो मैं उस समय रुक जाता हूं। मुझे ये बीच में डिबेट और इसको भटकाना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। तिलक जी हमें ये भी पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए कि अगर इस देश में कोई भी लो लेबर क्लास से अगर कोई बिलोंग करता है, अगर वो मिडिल या अपर क्लास में आ सकता है, तो उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो जाए या एसएससी से सेलेक्ट हो जाए, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। वो कहीं पर भी किसी भी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ले, अगर वो लो लेवल में है तो वो लो लेवल क्लास में ही रहेगा। इसलिए इस देश को जरूरत है कि जहां सरकारी नौकरियों की जरूरत है, वहां इस देश के युवाओं को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक हो गई आपकी बात। डाटा कहता है, ये मैं नहीं कहता। अभी ये हरि अनंत हरि कथा है ना, ये खत्म ही नहीं होगी, मैं जानता हूं, लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण विषय छूट जाएगा इस बहस में, और वो विषय ये है भास्कर जी, पेपर लीक बिल पास हुआ जी, और मुझे लगता है इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम आरक्षण का जिक्र कर रहे हैं, नौकरी का जिक्र कर रहे हैं, तो पेपर लीक बिल को लेकर कम से कम इसका तो समर्थन करोगे ना भूदेव भाई? ये तो करना चाहिए कि भैया इस पर तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। तिलक जी पूरे देश के अंदर अगर सबसे पहले इस बिल को विधानसभा में पास करने का काम किया तो वो हमारी सरकार ने किया था। भैया अभी मैं पढ़ दूंगा भूदेव भाई, तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये मत बोलना कि सूरज भी हमारी वजह से निकल रहा है। नहीं अब एक मिनट रुक जाओ। नहीं किया, हमारी राजस्थान में सबसे पहले इसको पास और सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ हुए बताओ ना? सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ हुए? सबसे ज्यादा पेपर लीक कहाँ हुए बताओ जरा, कहाँ हुए? गुजरात में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए राजस्थान में, गुजरात में। आपकी सरकार में 6 पेपर लीक हुए थे, उनमें आप सुन लीजिए, 2 दिन पहले विधानसभा में बताया है और इनकी सरकार में ही बताया है। सर अभी आंकड़ा बता दो आपको, राजस्थान में 6 पेपर लीक हुए, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में 5 लीक हुए, उत्तराखंड में 4 लीक हुए। तिलक जी अगर आप डाटा सही लेकर के आए हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर वसुंधरा जी की सरकार में जो 21 पेपर लीक हुए थे, उन्हीं पेपरों का ये हवाला देते रहे कांग्रेस की सरकार में। एक आपके सहयोगी बात कर लें, मैं पेपर लीक को लेकर तो आपकी सरकार घेरे में आ गई पूरे मसले पर। आप सुनिए ना उसको, आप पता नहीं कहां से डाटा लेकर के तो सर आप दे दीजिए, डाटा निकालिए ना, डाटा निकालिए और डायरेक्ट करिए। मैंने आपको बताया जो आंकड़ा वो उस डाटा के अगेंस्ट आपके पास कुछ डाटा है तो पेश करिए और आधार बताइएगा। गुजरात के अंदर 27 से अधिक पेपर लीक हुए। सर आंकड़ा निकालिए कब से कब तक, मैं उसकी बात कर रहा हूं आपसे, आप फिर नाराज हो रहे हो बेवजह। अगर पेपर लीक हुए और ये बड़ी समस्या है देश की तो बोलो ना समस्या है, बीमारी को बीमारी नहीं मानोगे तो इलाज कैसे होगा? सबसे पहले अगर इसके लिए कानून बनाया
तो वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बनाया था पिछली साल, अगर आपको याद हो। चाहे आप बोलिए, अब मैं कल्याण सिंह के जमाने से उठाकर अब तक ये बहस भटक जाएगी भूदेव भाई। अब फिर कल्याण सिंह का जिक्र करूंगा, फिर वो राजनाथ सिंह का जिक्र होगा, फिर ये बहस बढ़ती रहेगी, ठीक है ना? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? तो सर मैं झूठ बोल रहा हूँ सर, ये आंकड़ों के आधार पर ही मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट भास्कर जी को बोलने दीजिए ना, वो आपके सहयोगी है अलायंस के। एक मिनट भास्कर जी, आप प्रोफेसर साहब, ये बहुत गंभीर विषय में इसलिए इसे लेकर आया। तिलक जी, बहुत अच्छा विषय आप लेके आए। परीक्षा लीक हो और चाहे रोजगार की बात, दो बातों पर भी आप लास्ट में बात चल रही थी। हाँ। ये दोनों इस देश के युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं जी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी उत्तर प्रदेश में रोजगार की बात कर रहे थे। मैं भी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो युद्ध का देश है, वहां पर आज हमारे यहाँ रोजगार न होने के कारण हमारे नौनिहालों को अब रोजगार के लिए इजराइल भेजने के लिए प्रयासरत है। तो ये बताइए कि क्या देश के इन युवाओं का भविष्य खतरे में डालकर उनको इजराइल इसलिए भेजा जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार नाकाम हो गई है? उनको मुस्कुरा रहे हैं। पहला विषय। दूसरा विषय, मेरे को गंभीर दो बातें कहनी मुझे। दूसरा विषय परीक्षा लीक पर। आप पिछले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का भी दिखाई, लगातार समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर बात करती आई है, संघर्ष करते आई है कि क्यों योगी सरकार में परीक्षा लीक हुई। हमने और अश्विनी जी ने कई बार इस विषय पर चर्चा करी है जब भी परीक्षा लीक हुई है उत्तर प्रदेश में। ये बड़े गंभीर मुद्दे आपका चैनल उठा रहा है। मैं आपका साधुवाद करना चाहता हूँ, सभी पैनलिस्टों का साधुवाद करना चाहता हूँ कि इस गंभीर विषय पर देश के युवाओं के लिए हम लोगों को आपस में स्वस्थ चर्चा करके। हाँ, बहुत अच्छी बात कही आपने प्रोफेसर साहब। ये बहुत गंभीर विषय, इस पर पूरे देश को एकजुट होना चाहिए जी, है ना? ये और रही बात आपने जो कहा बिल का, निश्चित तौर पे जो हमारे लीडर हैं वो प्रोग्रेसिव सोच के लीडर हैं और निश्चित तौर पर समर्थन करता है कि ऐसा बिल आना चाहिए जिससे कि आने वाले युवाओं को। मैं उसी बात फिर फाइनल कमेंट संदीप जी से लूंगा, लेकिन शाही जी, ये जो पेपर लीक वाला मसला है वाकई बहुत गंभीर विषय है और उसका एक आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसको दर्शकों को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि पेपर लीक बिल जो है उस पर सख्ती की दरकार क्यों है। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं। 1.5 करोड़ छात्रों पर इसका सीधा असर पड़ा है और हकीकत यह भी है कि 3 करोड़ छात्र हर साल परीक्षा की तैयारी करते हैं और प्रतियोगी छात्र एक साल में 2 लाख रुपए बर्बाद कर देता है। खर्च के हिसाब से बात कर रहा हूं जब पेपर लीक होता है। कितने अरमान जो हैं युवाओं के पानी में चले जाते हैं। नहीं शाही जी? जी देखिए, जो पेपर लीक होते हैं उत्तर प्रदेश में भी ये घटनाएं पाई गई। एसटीएफ ने उस पर बहुत अच्छा काम किया, लोगों को पकड़ा, लेकिन देश भर में कई प्रदेशों में ये घटनाएं सुनने को आई कि बेतहाशा पेपर लीक हो रहे हैं, जिसमें आपने कुछ आंकड़े अभी बताए भी। केंद्र सरकार को लगा कि इस पर एक आवश्यक और वैधानिक कार्रवाई की आवश्यकता है। देखिए, आज हम लोगों ने एक कड़ा बिल लेकर आए कि जिसमें 1 करोड़ रुपए और शायद कई साल की सजा की बात है। तो आज एक चीजों को जो बिगड़ी हुई और जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने का काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। अब आवश्यकता थी, अब इसके बावजूद अगर पेपर लीक होता है तो उनकी धृष्टता और सरकार की वो पकड़कर उनको अंदर कराने का काम, ये इम्प्लीमेंट करने का काम जब तेजी से किया जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो जो खर्च की बात आप कर रहे हैं, जो तैयारी की बात कर रहे हैं, उन बच्चों के साथ न्याय हो। शाहिद, पिछले 5 साल में देश भर में भर्तियों की बात कर रहा हूं, 41 लगभग जो है परीक्षाएं पेपर जो हैं वो लीक हुई हैं और 1.5 करोड़ बच्चों का भविष्य अगर अधर में लटकता है, दोबारा परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं में देरी होती है, करोड़ों रुपया खर्च होता है। कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया जो हैं वो हावी तो है, ये तो सच है। अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो ये तो मानेंगे ना आप, शिक्षा माफिया है। एकदम है ना सर? और शिक्षा माफियाओं का नेटवर्क भी होगा। तो वही तो तोड़ने के लिए हम लोग ये कानून लेकर आए हैं कि पेपर लीक अब हो, अब उसको इम्प्लीमेंट कराना है। कानून अब बना दिया हमने, इम्प्लीमेंट कराने की बात है। अब इम्प्लीमेंट राज्य सरकारें जहां जहां ये चीजें हो रही हैं उसको मजबूती से इम्प्लीमेंट कराएं। तो ये शिक्षा माफिया नाम की, अगर ये शिक्षा माफियाओं का नेटवर्क चल रहा है और मैं तो इसको मानता हूं कि वाकई में ये विशुद्ध काला धन है। नहीं संदीप जी, जो छात्रों के भविष्यों के साथ खिलवाड़ करके पेपर लीक करते हैं तो काला धन कहा जाए इसको।
सबसे पहले उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चले जो सपनों को चकनाचूर करते हैं युवाओं के, वहां बुलडोजर फॉर्मूला लागू हो। संदीप जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए तिलक जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर लीक मामला है, इसका क्रेडिट, अगर इसकी जागृति आई है तो इसका पूरा क्रेडिट मीडिया को जाता है, क्योंकि जब से देश आजाद हुआ ये जो पेपर लीक वाला मामला है ये तब से चल रहा है। जो ब्यूरोक्रेट थे या जो हमारे बड़े बड़े नेता थे, एमपी एमएलए थे, उनके घरों से पेपर मिल जाते थे और उनके नियर डियर जाकर के पेपर क्लियर करते थे, उनको नौकरी मिल जाती थी। आपको याद होगा, अभी मुश्किल से 15 साल पहले की बात होगी, किसी को यकीन नहीं होता था कि मुझे सरकारी नौकरी बिना सोर्स के, बिना पैसे के या बिना पेपर लीक कराए मिल सकती है। तो ये जागृति आई, ये कानून बना, इसका पूरा क्रेडिट मीडिया को जाता है, और ये बहुत पहले हो जाने वाली चीज थी। तो शायद आज दृश्य कुछ और होता। मेरा विषय भी यही था, जो बात आपने कही कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हो जाए, बस युवाओं का भविष्य उसके साथ खिलवाड़ ना हो, ये सब चाहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिदी आपका भी, भूदेव भाई आपका भी, भास्कर जी आपका भी, और संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 24 की लड़ाई कुल मिलाकर आरक्षण पर आई, आरक्षण से लड़ाई सीधा जातिगत जनगणना पर आई, और जातिगत जनगणना से वाया नौकरी और रोजगार पर आई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।